हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तैयारी आप सभी लोगों की बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज करने वाले हम केबीएस पीआरटी के मैथ्स वाले पार्ट को। तो इसके रीजनिंग वाले पार्ट को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हमारा जो केबीएस एनबीएस की एक प्लेलिस्ट है रीजनिंग की, और एक प्लेलिस्ट है हमारी मैथ्स की। वहाँ पर आपको जो है ये सारी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिख रहा होगा और कमेंट बॉक्स में भी दिख रहा होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी क्लास कर लेते हैं स्टार्ट। तो ये हमारा पेपर था केबीएस पीआरटी, और ये आपका एग्जाम हुआ था 11 मार्च 2023 को, सिर्फ नंबर फर्स्ट में। तो इसके हम जो है यहाँ पर मैथ्स वाले पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो मैं एक सेकेंड, आपको क्वेश्चन अगर सही से नहीं दिख रहा है तो हम्म, अब ठीक है ना। तो क्वेश्चन को पढ़िए सबसे पहले और उसका आंसर करिए। यहाँ पर देखिए, बेस्ड ऑन द बार ग्राफ सम स्टेटमेंट्स आर गिवन, चूज द रोंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर ये आपको बार ग्राफ दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन हमको दे रखे हैं। हमें बताना है कि कौन सा, चूज द रोंग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। रोंग वाला बताना है जो गलत है। ठीक है, तो पहला है हमारे पास, ये यहाँ पर इंग्लिश में है और ये यहाँ पर हिंदी में है। पहला है डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रोडक्शन इज 800। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोडक्शन, ये यहाँ पर जो है साइकिल का प्रोडक्शन हो रहा है 200 400 600 इस प्रकार से। और ये है प्रोडक्शन वीक, ये पहले सप्ताह में, ये दूसरे सप्ताह में, ये तीसरे सप्ताह में। तो ये है प्रोडक्शन वीक्स, और ये है हमारा नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रोडक्शन इज 800। तो ये कह रहा है कि जो मिनिमम है और मैक्सिमम है, उनका जो साइकिलों का प्रोडक्शन है, उनका जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कितना है, 800 है। तो यहाँ पर देखिए भाई, सबसे कम प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है, ये 400। ठीक है, 400। और सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है यहाँ पर कितना है, 1200। तो देखिए यहाँ पर है ये 1200 और यहाँ पर है ये 400। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 1200 में से 400 माइनस करेंगे 800। तो ये बात बिल्कुल सही है ना। डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रोडक्शन इज 800। तो ये तो हमारा सही है, हमें बताना है रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये तो हमारा होगा नहीं। ठीक है, अब दूसरे पर आते हैं। प्रोडक्शन इन फिफ्थ वीक इज ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्शन इन फर्स्ट वीक। तो प्रोडक्शन इन फिफ्थ वीक, पांचवें सप्ताह में प्रोडक्शन कितना है, ये है 1200। और प्रोडक्शन इन फर्स्ट वीक, और फर्स्ट वीक में प्रोडक्शन कितना है, 600। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। पांचवें सप्ताह में उत्पादन पहले सप्ताह के उत्पादन का दोगुना है। पहले सप्ताह में था 600, पांचवें सप्ताह में है 1200, तो इसका दुगुना है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और हमें गलत दिखाना है, बताना है। जो स्टेटमेंट गलत हो तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। थर्ड पर आते हैं। पहले और तीसरे सप्ताह का कुल उत्पादन दूसरे और चौथे सप्ताह के कुल उत्पादन के बराबर है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, पहले और तीसरे सप्ताह का कुल उत्पादन। तो पहला सप्ताह ये है, तीसरा सप्ताह ये है, इन दोनों का कुल उत्पादन। तो 600 यहाँ पर है, प्लस 700 यहाँ पर है ना। देखिए 700 यहाँ पर है, तो 7 + 6 1300। तो ये हो गया 1300। ठीक है, पहले और तीसरे सप्ताह का कुल उत्पादन। अब दूसरे और चौथे सप्ताह का कुल उत्पादन, तो दूसरा सप्ताह ये है और चौथा सप्ताह ये है, इसका कुल उत्पादन कितना हो गया, तो देखिए ये हो गया 900, ये हो गया 900। और फोर्थ वीक का कितना है, 400। देखिए ये 400। तो 9 + 4 1300, ये भी हो गया कितना, 1300। तो पहले और तीसरे सप्ताह का कुल उत्पादन जो 1300 है, दूसरे और चौथे सप्ताह के कुल उत्पादन जो 1300 का है, बराबर है। तो बिल्कुल सही बात है, ये दोनों बराबर है। तो ये भी हमारा सही है और हमें गलत बताना था, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो अब एक ही ऑप्शन बचा है, यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। दूसरे सप्ताह में उत्पादन चौथे सप्ताह के उत्पादन का दोगुना है। तो दूसरे सप्ताह में उत्पादन, ये हमारे गलत हो गए। तो दूसरे सप्ताह में उत्पादन कितना है, 900, 900। चौथे सप्ताह के उत्पादन का दोगुना है, और फोर्थ वीक में उत्पादन कितना है, 400। तो 400 का दोगुना तो 800 होता है, जबकि ये है 900। तो ये हमारा जो है गलत स्टेटमेंट है, और गलत स्टेटमेंट ही हमें फाइंड आउट करना था, रॉन्ग स्टेटमेंट। इसलिए यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। क्लियर है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। क्या है भी क्वेश्चन,
सम स्टेटमेंट्स आर गिवन, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें गलत स्टेटमेंट बताना है। यहाँ पर ये इंग्लिश में है, यहाँ पर ये हिंदी में है। तो पहला है भाई, नंबर्स ऑफ फेसेस इन अ क्यूबॉइड आर 6। तो ये कह रहा है कि एक घनाभ में फलकों की संख्या 6 होती है। बिल्कुल करेक्ट बात है। देखिए घनाभ कुछ इस प्रकार से बनता है। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो इस प्रकार से हमारा कुछ ये घनाभ बनता है क्यूबॉइड, है ना। तो इसमें जो फेसेस की संख्या होती है 6 होती है। बिल्कुल करेक्ट बात है। अगर आपको ये यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रहा तो आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम को देखिए, तो उसमें वो जो है एक क्यूबॉइड ही है ना। तो उसमें 6 फेस है। पहला फेस कौन सा है, जो नीचे वाला पार्ट है। दूसरा फेस कौन सा है, जो ऊपर वाला पार्ट है ना। तो 2 फेस तो ये हो गए, प्लस 4 फेस कौन से हैं, चारों दीवारें, चारों वॉल्स जो है वो 4 फेस हो गए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो 4 ये हो गए और एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो इस प्रकार के से टोटल कितने फेसेस हो गए, 6 फेसेस हो गए। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। ये घनाभ में फलकों की संख्या 6 होती है, लेकिन हमें बताना है रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। अब दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, नंबर ऑफ फेजेस इन ए टेट्राहेड्रन आर 4। चतुष्फलक में फलकों की संख्या 4 होती है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। अब भाई अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे हिंदी वाले, तो यहाँ पर तो देखिए स्टेटमेंट में ही आपका आंसर लिखा है चतुष्फलक। चतुष्फलक का मतलब क्या हो गया, 4 फलक। चतुष होता है 4 और फलक, 4 चतुष्फलक में फलकों की संख्या 4 होती है। बिल्कुल करेक्ट बात है। तो ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, जबकि हमें रॉन्ग चाहिए था। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब आते हैं, घन के किनारों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ क्यूब आर 12। बिल्कुल करेक्ट बात है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन बचा है, यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, डी वाला। नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड आर 6। वर्गाकार पिरामिड के किनारों की संख्या 6 होती है। अभी वर्गाकार पिरामिड कैसे बनता है, तो ये इस प्रकार से बनता है। ये नीचे का उसका बेस होता है वर्ग, और इस प्रकार से बनता है। ठीक है। और अगर आप इसको 3D फॉर्म में देखोगे तो ये जो है कुछ इस प्रकार से मिलता है, ऐसे ऐसे, है ना। तो ये जो पार्ट है ये हो गया नीचे का बेस पार्ट, और उसके ऊपर जो है ये, जैसे कि किसी मंदिर को इमेजिन कर लो आप। एक मंदिर है, उसका बेस स्क्वायर, और ऊपर जो उसकी चोटी इस तरह से बनी रहती है, गुंबद सा, पिरामिड सा। तो ये है। ठीक है। तो वर्गाकार पिरामिड के किनारों की संख्या 6 होती है। बिल्कुल सही है। देखिए 4 तो ये हो गए, 1 2 3 4 प्लस 5 और एक 6। 6 तो ये हो गए, प्लस 7वां ये वाला है, और 8वां ये वाला है। तो इस प्रकार से इसकी जो संख्या होती है, किनारों की संख्या, वो कितनी होती है, 8 होती है, ना कि 6। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत था। तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और घन के किनारों की तो देखिए, घन ऐसे बनता है हमारा। एक सेकेंड, इसको भी बना के दिखाई देता हूँ, है ना, ऐसे, इस प्रकार से। तो इसमें जो किनारों की संख्या होती है वो 12 होती है। देखिए 4 4 8 और 4 12, है ना। तो इस प्रकार से, या आप अपने किनारों जो है, अपना जो रूम है उसको देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, 4 ऊपर 4 नीचे, और जो है 4 ये वॉल पर। तो इस प्रकार से टोटल हो जाते हैं 12। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने। यहाँ पर द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेजेस ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स आर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब विल बी। एक घनाकार बॉक्स के 3 आसन्न फलकों का जो है क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका हमें आयतन बताना है, वॉल्यूम बताना है। तो जो क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम क्या होता है, घनाभ का वॉल्यूम होता है L गुणा बी गुणा एच, है ना। एल बी एच होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये किसका वॉल्यूम होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है। अब भाई यहाँ पर जो है, इसके जो एडजेसेंट फेजेस हैं क्यूबॉइड के, उसके जो क्षेत्रफल हमको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से जो ये फलक हैं, इनका क्षेत्रफल दे रखा है, इसका 20 दे रखा है, एक का 30 दे रखा है, और इसका 24 दे रखा है। ठीक है। तो जो इसका क्षेत्रफल हमें 20 30 और 24 दे रखा है, तो इसका क्षेत्रफल हम निकालते कैसे हैं। तो अगर आपको ये एक वर्ग दे रखा है, इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, इस प्रकार से। या फिर कोई आयत दे रखा है, उसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर ये क्या है, एल गुणा बी। इसको हटाते हैं एक मिनट। तो यहाँ पर देखिए, एल गुणा बी कितना है, 20,
उसके बाद b गुणा h कितना है, ये हो गया 30, और h इंटू एल कितना है, तो ये हो गया हमारे पास 24। समझ रहे हो ना आप? देखिए इस प्रकार से बना लेते हैं। क्या था, ये क्यूबॉइड था। है ना, ऐसे। तो अगर आप इसका निकाल रहे हो क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई गुणा लंबाई, इस प्रकार से। तो 20, 30 और 24 ये हो गया। ठीक है, तो अगर मैं, अब मुझे वॉल्यूम निकालना है, जो घनाभ है, क्यूबॉइड है, उसका मुझे वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए अगर मैं इन तीनों को आपस में गुणा कर दूं, सभी को गुणा कर दूं, तो एल गुणा बी, ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इधर देखूं, एल गुणा बी, फिर क्या हो जाएगा, गुणा बी गुणा एच, गुणा एच इंटू एल। है ना, मैंने तीनों को अगर एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इधर कितना हो जाएगा, 20 गुणा 30 गुणा 24, ये हो जाएगा। अब देखिए भाई, यहाँ पर एल दो बार आ गया, देखिए एल एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर। ऐसे बी दो बार आ गया, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर। ऐसे ही एच दो बार आ गया, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, और इधर क्या है, 20 गुणा 30 गुणा 24। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड का घनाभ का आयतन होता है एल बी एच। तो यहाँ पर एल स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर है। अगर मुझे एल बी एच निकालना है, तो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट लगा दूंगा इस प्रकार से, तो मुझे एल बी एच मिल जाएगा। तो यहाँ से तो मेरे पास क्या आएगा, एल बी एच, ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, और इधर क्या बचेगा। तो देखिए 20 गुणा 30 गुणा 24 को अगर मैं अंडर रूट के अंदर ही लिखूं, तो क्या लिख सकता हूँ, 20 गुणा 30 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 600। 600 को 600 को हम क्या लिख सकते हैं, 600 को लिख सकते हैं 10 100 गुणा 6। है ना, 20 की 30 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 600। 600 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 गुणा 6, गुणा 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 4। है ना, अब देखिए भाई, अंडर रूट से 100 से क्या बाहर आ जाएगा, 100 से बाहर आ जाएगा 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। और 6 गुणा 6 है, दो 6 है, तो एक 6 बाहर आ जाएगा। और 4 है, 4 में से एक 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम के बराबर, एल बी एच के बराबर। तो 10 की 6 से गुणा करोगे 60, और 60 की 2 से गुणा करोगे 120। तो वॉल्यूम कितना आ गया, 120 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, करेक्ट है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो मैं आपको एक बार जल्दी से फिर से बता देता हूँ। देखिए, घनाभकार बक्से के 3 आसन जो एडजेसेंट फेजेस हैं, उनकी जो क्षेत्रफल हमको दे रखा था, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई यहाँ पर L गुणा बी कितना था, 20, बी गुणा एच था 30, और H गुणा L कितना था, 24। अब जो घनाभ होता है, उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल बी एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो मुझे एल बी एच चाहिए था। अब जब मैंने इसको जो है तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करा, तो एल गुणा बी गुणा एच गुणा एल, और इधर हो गया 20 गुणा 30 गुणा 24। तो अब ये देखिए, एल एल दो बार आ गया, बी दो बार आया, और एच भी दो बार आया। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, और यहाँ पर 20 गुणा 30 गुणा 24। अब मुझे एल बी एच चाहिए था, तो मैंने दोनों तरफ अंडर रूट लगा दिया। अब ये एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर जब अंडर रूट से बाहर आएगा, तो कितना आएगा, एल बी एच। और यहाँ पर 20 की 30 से मल्टीप्लाई करी, इसको सिंप्लीफाई कर लिया बस हमने। 20 की 30 से मल्टीप्लाई करी, हो जाएगा कितना, 600, 600, 600। और 600 को हम लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाई 6, गुणा 24 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 4। अब देखिए 100 से बाहर आ जाएगा 10, दो 6 है, एक 6 बाहर। और यहाँ पर 4 को क्या लिखते हैं, 2 गुणा 2, तो यहाँ से एक 2 बाहर। तो ये कितना आ जाएगा, वॉल्यूम हमारा 120 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 48 मीटर इज कट इनटू 5 इक्वल पीसेस, लेंथ ऑफ ईच पीसेस इज। ठीक है, तो एक रस्सी है 48 मीटर लंबी। ये एक, मान लो ये 48 मीटर लंबी रस्सी है। इसको हमने 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 बराबर टुकड़ों में हमने काट लिया। ठीक है, समझने के लिए कि ये 48 मीटर लंबी रस्सी थी, इसको हमने 5 जो है बराबर पीसेस में कट कर लिया है। तो हमें प्रत्येक टुकड़ा जो कट किया है, जैसे ये प्रत्येक टुकड़े की हमें लंबाई बतानी है। ठीक है, तो भाई इसको कैसे करेंगे, 48 मीटर है टोटल। इसको अगर मैं 5 भागों में बांटूंगा बराबर बराबर, तो 5 से भाग कर देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 5 नम 45, और बचेगा कितना, 3, 5 छंग 30, 9.6 मीटर। ठीक है, 48 मीटर टोटल लंबी रस्सी थी। उसको अगर मैं 5 भागों में इक्वली डिवाइड करूंगा,
तो प्रत्येक भाग की जो लंबाई आएगी वो कितनी आएगी, 9.6 मीटर इतनी आ जाएगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? देखिए 9 मीटर 6 सेंटीमीटर, 9 मीटर 6 मिलीमीटर, 9 मीटर 6 डेसीमीटर और 8 मीटर 66 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? तो यहाँ पर भाई अब अगर मैं बात करूं तो ये मीटर, 9 मीटर तो आप हटाई दो, 8 मीटर तो होना ही नहीं है ना? तो 9 मीटर आएगा सबसे पहले, तो 9 मीटर हो गया। अब ये क्या बचा है, 0.6 मीटर और बचा है ना? 0.6 मीटर और बचा है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? 9 मीटर तो आ गया है ना, ये आगे वाला पार्ट 9 मीटर आ गया। अब हमारे पास 0.6 मीटर और बचा है। तो 1 मीटर में अगर मैं बात करूं तो कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 0.6 मीटर में कितने हो जाएंगे? 60 सेंटीमीटर। तो मेरा जो आंसर होना चाहिए 9 मीटर 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पर है 9 मीटर 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर है ना कि 60। तो ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं। तो 9 मीटर 6 मिलीमीटर ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। 9 मीटर 6 डेसीमीटर में मेरा आंसर होगा। अब ये 9 मीटर 6 डेसीमीटर यही मेरा आंसर क्यों होगा? क्योंकि देखिए 9 मीटर तो हमारा आ गया, अब 0.6 मीटर और बचा है। तो अगर मैं बात करूं 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। और मुझे कितने मीटर निकालने हैं? 0.6 मीटर। तो 0.6 मीटर में कितने होंगे? तो यहाँ पर मैंने 0.6 से मल्टीप्लाई करी है, तो यहाँ पर भी 0.6 से करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 6 डेसीमीटर। क्लियर है? तो 0.6 मीटर में कितने डेसीमीटर होंगे? 6 डेसीमीटर। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 9 मीटर 6 डेसीमीटर। क्योंकि 9.6 मीटर था ना, तो 9 मीटर तो एज इट इज, 0.6 मीटर कितना हो जाएगा? 6 डेसीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा मेरा करेक्ट। 9 मीटर 6 डेसीमीटर, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ पर बात? आगे बढ़े। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। और 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर होते ही होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। ये कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज -4 इफ वन ऑफ देम इज -4/9 देन अदर नंबर इज। दो संख्याओं का योग -4 है, यदि उनमें से एक संख्या -4/9 है तो दूसरी संख्या बतानी है। ठीक है, तो दो संख्याओं का योग दे रखा है। मान लो देखिए आपको दो संख्याओं का योग दे रखा है x + 5। उसमें से अगर आपको एक संख्या x दे रखी है और दूसरी संख्या निकालनी है, तो आप कैसे निकालते हो? दोनों के योग में से अगर आप x माइनस कर दोगे तो हमें दूसरी संख्या y मिल जाएगी। ऐसे ही तो करते हैं। दोनों संख्याओं के योग में से अगर मैं एक संख्या को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी? दूसरी संख्या आ जाएगी। तो सेम काम हमें यहाँ पर करना है। दो संख्याओं का योग, सम ऑफ टू नंबर्स कितना है? -4। तो दो संख्याओं के योग में से अगर मैं माइनस कर दूं क्या? एक संख्या, तो मुझे दूसरी संख्या पता चल जाएगी। तो माइनस दूसरी, पहली संख्या क्या है? -4/9। ठीक है, तो यहां से मुझे सेकंड वाला जो नंबर है, सेकंड नंबर वो मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आप सोल्व कर लो। ये हो जाएगा -4। अब देखिए माइनस की माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा +4/9। अब आप यहाँ से 9 एलसीएम ले लो, तो 9 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 चौक 36, -36 +4। तो ये हो जाएगा भाई -32/9। तो जो दूसरा नंबर आया मेरे पास वो क्या आया? -32/9। -32/9 बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आसान था ये भी। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, नंबर सिस्टम का है। सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 6 to 16 इज डिविजिबल बाय। 6 से लेके 16 तक की संख्याओं का योग किससे विभाज्य है? तो यहाँ पर एक सबसे पहला टास्क तो हमारे पास ये है कि हमें 6 से लेके 16 तक की संख्याओं का सम निकालना है, योग निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो हमें n नेचुरल नंबर्स का सम निकालने का फॉर्मूला तो पता है, क्या होता है? n+1/2 है ना। n प्राकृतिक संख्याओं का अगर मुझे योग निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2। लेकिन यहाँ पर n प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। अगर 1 से लेकर 16 तक की संख्याओं का सम निकालना होता तब तो हम आसानी से इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर मुझे 1 से लेकर 16 तक की संख्याओं का सम नहीं निकालना, मुझे 6 से लेकर 16 तक की संख्याओं का सम निकालना है। तो अब इसको कैसे निकाल सकते हैं? तो आप एक काम करो, सबसे पहले 1 से लेकर 16 तक की संख्याओं का सम निकाल लो, उसमें से 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का सम निकाल कर माइनस कर दो, तो मुझे मेरे पास जो बचेगा 6 से लेकर 16 तक की संख्याओं का सम बच जाएगा। क्लियर है? अभी समझ में आएगा। देखिए
सबसे पहले हमने क्या काम किया, 1 से लेकर 16 तक की संख्याओं का सम निकाल लिया। तो 1 से 16 तक की संख्याएं, तो कितनी संख्याएं जो होंगी 16, तो 16, 16 प्लस 1 17/2। तो कितना हो जाएगा 16 संख्याओं का, 16 प्राकृतिक संख्याओं का सम निकालना है, 16 गुणा 17/2। ठीक है, ये क्या आ गया, 1 से लेकर 16 तक की संख्याओं का सम। अब इसमें से मैं क्या माइनस करूंगा, स्टार्टिंग की 1 से लेके 5 संख्याओं का सम, क्योंकि मुझे तो 6 से 16 तक की संख्याओं का सम चाहिए, टोटल 16 का नहीं चाहिए। तो मैं शुरू की जो मैंने इसमें 1 से लेके 5 तक की संख्याएं ली हैं उनका सम इसमें से माइनस कर दूंगा। तो शुरू की 1 से लेके 5 तक की संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 5 गुणा 6/2। सेम फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, ठीक है। 1 से लेके 5 तक का निकालना था, तो 5 गुणा 6/2। क्लियर है। अब इसको सोल्व कर लो, 2 से 16 कितनी बार चला जाएगा, 8 बार। 2 से 6 चला जाएगा 3 बार। तो 17 अट्ठे कितना हो जाएगा 136, 8 सत्ते 56, 8 5 13, 136 है ना। माइनस 3 से 5 की मल्टीप्लाई करोगे, 5 दिया 15। तो 136 में से 15 माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा भाई हमारे पास, एक। यहाँ पर बचा कितना, 2, 121 बचेगा, है ना। तो ये क्या आया मेरे पास, 6 से लेके 16 तक की संख्याओं का सम योग कितना आ गया, 121 आ गया। अब हमसे यही पूछा था कि 6 से 16 तक की संख्याओं का योग किससे विभाज्य होगा, किससे डिविजिबल होगा। तो 121 किससे डिविजिबल होगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो सीधा मुझको दिख रहा है 11 से, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। तो 11 से ही 121 कितनी बार चला जाएगा, 11 बार चला जाएगा। तो ये 121 11 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ पाए आप इस बात को, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 है, अ टैक्सी चार्जेस ₹25 फॉर फर्स्ट 1.5 किलोमीटर एंड ₹12 पर किलोमीटर फॉर सब्सिक्वेंट जर्नी। द अमाउंट पेएबल फॉर अ जर्नी ऑफ 24 किलोमीटर इज। ठीक है, तो जो हमारी एक जर्नी है, एक यात्रा है, उसमें एक टैक्सी वाला शुरू के 1.5 किलोमीटर के लिए तो 25 रुपए चार्ज करता है, फिक्स है कि भाई ये शुरू के जो 1.5 किलोमीटर है इसके मैं 25 रुपए लूंगा ही लूंगा, ये तो फिक्स है। उसके बाद जो बाकी की जर्नी है, जितनी भी आप यात्रा करोगे, चाहे आप कितनी भी यात्रा करो, उसके लिए प्रति किलोमीटर के हिसाब से 12 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। अब हमने टोटल यात्रा करी है 24 किलोमीटर, तो हमसे पूछा है कि 24 किलोमीटर में हमारा टोटल कितना खर्चा आया होगा, हमने टैक्सी वाले को टोटल कितना पेमेंट किया है ये हमें बताना है। ठीक है, तो भाई स्टार्टिंग में सबसे पहले ये जो 1.5 किलोमीटर था इसके लिए हमने 25 रुपए दे दिए। ठीक है, अब टोटल यात्रा हमने जो की है वो कितनी की करी है, 24 किलोमीटर की। 24 किलोमीटर में से ये स्टार्टिंग के 1.5 किलोमीटर माइनस कर दो, तो 1.5 किलोमीटर माइनस करोगे तो कितना किलोमीटर और हमने यात्रा करी है, 22.5। ठीक है, 22.5 किलोमीटर हमने और यात्रा करी है। अब ये जो 22.5 किलोमीटर यात्रा करी है, इसमें प्रति किलोमीटर के लिए हमने 12 रुपए जो है टैक्सी वाले को दिए हैं। तो कितना खर्चा आया होगा, तो भाई 1 किलोमीटर के 12 रुपए, तो 22 किलोमीटर के कितने हो गए, तो 22 किलोमीटर के हो गए 22 गुणा 12, तो 12 दूनी 24, 2 12 दूनी 24 और 2 26, 264 रुपए तो हो गए 22 किलोमीटर के। और आधा किलोमीटर के कितने रुपए हो जाएंगे, 6, क्योंकि पूरे 1 किलोमीटर के 12 रुपए, तो आधा किलोमीटर के 6 रुपए, तो 264 प्लस आधा किलोमीटर के और ये, तो 270 रुपए हमने दिए हैं किसके, 22.5 किलोमीटर के। तो 270 रुपए दिए हैं हमने 22 किलोमीटर के, 1.5 किलोमीटर के दिए हैं हमने 25 रुपए, तो टोटल मिलाकर हमने कितने रुपए दिए हैं, तो 270 प्लस 25 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 295 रुपीज। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो यात्रा के लिए देय राशि कितनी है, द अमाउंट पेएबल फॉर अ जर्नी ऑफ 24 किलोमीटर इज 295 रुपीज। तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने भाई, जगदीश ज्वाइंड स्कूल ऑन 15th अप्रैल 2014 एंड लेफ्ट स्कूल ऑन 11th मार्च 2022। ही वाज इन स्कूल फॉर। तो हमें बताना है कि वो स्कूल में कितने समय के लिए रहा था। तो जगदीश ने जो है 15 अप्रैल 2014 को स्कूल ज्वाइन किया था और 11 मार्च 2022 को स्कूल छोड़ दिया। तो ये हमें टोटल टाइम पीरियड निकालना है। तो सबसे पहले 15 अप्रैल 2014 से लेके, अगर मैं 2021 तक की बात करूं, 15 अप्रैल
2021 तक। तो टोटल कितना समय हो गया? तो ये हो गया 14 + 7 21, 7 साल का टाइम हो गया। 15 अप्रैल 2014 से लेके 15 अप्रैल 2021 तक टोटल समय कितना हो गया? 7 साल का समय हो गया। उसके बाद ये बात हुई 15 अप्रैल 2021 की, लेकिन हमें कब तक देखना है? 11 मार्च 2022 तक देखना है। तो भाई अब अगर मैं, अप्रैल होता है 4th महीना और एक साल में 12 महीने होते हैं, तो यहाँ पर महीने कितने बच रहे हैं? 8। तो अगर मैं 15 दिसंबर 2021 तक को देखूं तो कितने महीने और हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 8 महीने। 15 अप्रैल 2021 से 15 दिसंबर 2021 तक टोटल कितने मंथ्स हो जाएंगे? 8 महीने। अब आते हैं आगे, है ना। 15 दिसंबर से 15 जनवरी 2022 और ऐसे ही 15 फरवरी 2022 और 15 मार्च 2022। तो अगर मैं 15 दिसंबर से लेके 15 मार्च 2022 तक देखूं तो टोटल ये कितने मंथ्स हो गए? 15 दिसंबर से 15 मार्च तक ये हो गए 3 महीने। ठीक है, तो टोटल अगर मैं समय की बात करूं तो 7 साल 8 + 3 11 मंथ्स हो गए। कब तक? 15 मार्च 2022 तक। लेकिन मुझे देखना कहां तक था? सिर्फ 11 मार्च 2022 तक। मतलब ये 4 दिन मैंने एक्स्ट्रा ले लिए, तो ये 4 दिन मुझे कम करने पड़ेंगे। अब मार्च जो महीना होता है, मार्च महीने में है हम यहाँ पर 15 मार्च 2021, सॉरी 2022। मार्च महीना जो होता है वो कितने का होता है? 31 दिन का होता है। अब ये 31 दिन में से जो ये 4 दिन हमने एक्स्ट्रा ले लिए, इसको माइनस कर दो। तो 4 दिन एक्स्ट्रा माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा? 31 माइनस के 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 27 हो जाएगा, 27 दिन। ठीक है, तो टोटल हमारे पास समय कितना हुआ? 7 साल तो ये हो गए, है ना, प्लस 8 + 3 11 महीने नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भाई? 11 महीने तो 15 मार्च 2022 तक हो रहे थे, लेकिन हमें 11 मार्च 2022 तक ही देखना है। तो 8 3 11 ना लेकर हम 10 लेंगे, है ना। तो महीने हो गए 10 प्लस 27 दिन और हो गए, तो 7 साल 10 महीने और 27 दिन। कौन सा? सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। समझ पाए इस वाली बात को? तो सबसे पहले हमने क्या काम किया? 15 अप्रैल 2014 से लेके 15 अप्रैल 2021 तक टोटल समय कितना हो गया हमारे पास? 7 साल। उसके बाद 15 अप्रैल 2021 से लेके 15 दिसंबर 2021 तक टोटल महीने कितने हो गए? 8। उसके बाद 15 दिसंबर 2021 से लेके 15 मार्च 2022 तक टोटल महीने कितने हो गए? 3। तो ये टोटल मिलाकर कुल मंथ्स हो गए मेरे पास 11 महीने। अब मेरे पास आ गया है, देखिए, 15 मार्च 2022, जबकि मुझे देखना कहाँ तक था? सिर्फ 11 मार्च 2022। मतलब 4 दिन मैंने एक्स्ट्रा ले लिए। अब 4 दिन एक्स्ट्रा ले लिए तो ये तो महीना पूरा हो गया, 11 महीने कंप्लीट हो गए। अब 11 महीने कंप्लीट होने पर मैंने 4 दिन एक्स्ट्रा ले लिए थे, ज्यादा ले लिए थे। तो 4 दिन अगर मुझे कम करूंगा तो कितना हो जाएगा? 10 महीने हो जाएंगे, क्योंकि 4 दिन लेने पर हो रहे थे 11 महीने। लेकिन जब मैं 4 दिन कम करूंगा उसमें से तो 10 महीने प्लस कुछ दिन हो जाएंगे। अब वो दिन कितने होंगे? देखिए, मार्च का महीना था, मार्च के महीने में 31 दिन होते हैं। 31 में से 4 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। तो टोटल समय कितना हो जाएगा? 7 साल 10 महीने 27 दिन। जब हम 4 दिन और जोड़ रहे थे 15 मार्च तक, तब जाकर ये 11 महीने कंप्लीट हो रहे थे। जब मैंने ये 4 दिन एक्स्ट्रा जो थे उसको माइनस कर दिया, तब मेरे पास बचा 10 महीने 27 दिन। इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। उम्मीद है समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर इन विच द डिफरेंस ऑफ डिजिट इज 2। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जिनके अंकों का अंतर क्या है? 2 है। तो 2 अंकों वाली संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? 10 से लेके 99 तक, 99 तक 2 अंकों की संख्याएं होती हैं। अब हमें बताना है ऐसी कितनी संख्याएं हैं 10 से लेके 99 तक जिनके अंकों का जो अंतर है वो क्या हो? 2। तो भाई अब यहाँ पर हमें इसको देखना पड़ेगा। इसको करने के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे समझिए कि जब मैं 10 की काउंटिंग करूंगा, मतलब 10 10 11 12 13 इस प्रकार से, जब मैं 10 वाले काउंटिंग करूंगा तो कौन कौन से मुझे नंबर मिलेंगे जिनके अंकों का अंतर 2 हो? तो यहाँ पर एक तो मिलेगा आपको 13, है ना। 13 में देखिए इनके अंकों का अंतर 2 है। 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, तो अंकों का जो डिफरेंस है मुझको क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। तो एक तो 13 मिलेगा, और मिलेगा क्या 10 वाले उसमें? 10 से लेके 20 तक, तो 13 15 नहीं, और नहीं मिलेगा। 18 19 नहीं मिलेगा। तो 10 वाले में तो सिर्फ एक मिलेगा, 13। अब मैं आता हूँ 20 में। 20 से लेके 30 में कितने मिलेंगे? तो एक तो मिल जाएगा मुझे, 20 ही मिल जाएगा।
देखिए 2 और 0 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो एक तो 20 ही मिल जाएगा। और क्या मिलेगा, एक मिल जाएगा मुझे 24। देखिए 4 और 2 का डिफरेंस भी आ गया 2, तो यहाँ पर 20 से 30 तक मुझे 2 मिलेंगे। ऐसे ही जब मैं 30 वाली में चलूंगा तो कितने मिलेंगे मुझको, तो यहाँ पर मिल जाएंगे, देखिए एक तो मिलेगा 31, 3 और 1 का डिफरेंस 2, और एक क्या मिल जाएगा मुझे, 35 मिल जाएगा। बस ये 2 मिलेंगे। तो 10 वाले में मिलेगा सिर्फ एक, 20 वाले में 2, 30 वाले में 2, ऐसे ही 40 वाले में भी 2 मिलेंगे, 50 वाले में भी 2 मिलेंगे, 60 वाले में भी 2 मिलेंगे, 70 वाले में भी 2 मिलेंगे, 7 और 9 बिल्कुल सही है। और 80 वाले में कितने मिलेंगे, तो एक तो 80, एक तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, 86। एक तो 86 मिल जाएगा, 8 और 6 का डिफरेंस आ जाएगा 2, और मिलेगा क्या, और तो नहीं, बस एक ही मिलेगा 80 वाले में। 70 वाले में भी 2 मिल रहे हैं, एक तो मिलेगा मुझे 75 और एक मिलेगा 79, यहाँ पर भी 2 मिल जाएंगे। लेकिन 80 वाले में सिर्फ मुझे एक मिलेगा, तो ऐसे ही 90 वाले में भी मुझे सिर्फ एक मिलेगा। ठीक है, तो टोटल कितने नंबर हो गए भाई, एक मिला मुझे 10 वाले में, एक मिला 80 वाले में, और एक मिला मुझे 90 वाले में। तो यहाँ पर तो मिल गए मुझे नंबर कितने, 3। बाकी 20, 30, 40, 50, 60, 70, इनमें कितने मिले मुझे, 2-2 नंबर मिले। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 दूनी 12 नंबर टोटल मुझे मिले यहाँ पर। तो 12 नंबर यहाँ पर मिले, 3 नंबर यहाँ पर मिले, टोटल मिलाकर 15 नंबर मिले। और हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 2 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जिनके अंकों का अंतर 2 है, ऐसी कितनी संख्या है, 15 संख्याएं हैं। ठीक है, समझ पाए इस वाली बात को। तो 10 में मिले मिला मुझे सिर्फ एक नंबर, ऐसे ही 80 और 90 में भी मुझे मिला एक एक नंबर, जबकि 20 से लेके 70 तक मुझे 2-2 नंबर मिले। ठीक है, तो ऐसे टोटल मिलाकर 15 नंबर हो गए। आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है भाई हमारे सामने, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर इंग्लिश में है और यहाँ पर हिंदी में। पहला स्टेटमेंट है एन एंड एच हैज टू पैरेलल लाइंस। एन और एच में दो पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाएं हैं, बिल्कुल सही बात है। देखिए एन में कौन कौन सी दिख रही है, अगर मैं यहाँ पर एन बनाऊं तो कौन कौन सी जो है, मैंने गलत बना दिया, ये जो बना हुआ है यहाँ पर, तो देखिए कौन कौन सी पैरेलल लाइन है, एक तो ये है, और ये इसके समांतर रेखा कौन सी है, ये वाली है। ऐसे ही एच में भी दो समांतर रेखाएं मुझको दिख रही है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो एन एंड एच हैज द टू पैरेलल लाइंस, बिल्कुल सही बात है। जेड एंड एम हैज टू पैरेलल लाइंस, ये कह रहा है कि जेड और एम में भी दो समांतर रेखाएं हैं, बिल्कुल सही बात है। देखिए एक तो ये है, जेड में तो ये है दो समांतर रेखाएं, और एम में कौन कौन सी है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, बिल्कुल सही है। तीसरा है एल एंड टी हैज वन राइट एंगल, ये कह रहा है कि एल और टी में एक जो है समकोण है। तो एल में तो है, देखिए ये वाला समकोण, समकोण क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। तो एल में तो ये है 90 डिग्री का एंगल, जबकि टी में कितने 90 डिग्री के एंगल है, तो यहाँ पर दो हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो यहाँ पर दो एंगल हैं, तो ये हमारा गलत है। जेड एंड एन हैज टू एक्यूट एंगल, जेड और एन के अंदर जो है दो न्यून कोण है, तो ये भी बिल्कुल बात सही है। देखिए एक न्यून कोण तो ये वाला हो गया, एक न्यून कोण ये वाला हो गया, ऐसे ही एन में एक न्यून कोण ये वाला हो गया, और एक न्यून कोण हमारा ये वाला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर दो न्यून कोण है, बिल्कुल सही बात है। तो हमें क्या बताना, गलत स्टेटमेंट बताना था। पहला, दूसरा और फोर्थ क्या है, सही स्टेटमेंट है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये तो हमारे गलत हो जाएंगे, और सही आंसर बनेगा मेरा सी ऑप्शन। करेक्ट है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो मैं यहाँ पर बता दूं, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन का मतलब क्या है, समांतर रेखाएं। और राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है समकोण। समकोण क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल समकोण होता है। यहाँ पर है एक्यूट एंगल या फिर न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम का जो एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। और अधिक कोण, 90 डिग्री से अधिक का जो कोण होता है उसको अधिक कोण। और जो है राइट एंगल समकोण होता है 90 डिग्री वाला। क्लियर है, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये देखिए अभी हमने फिलहाल इसके 10 क्वेश्चन ही हम रखते हैं, है ना। 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसको हम जो है कल करेंगे। और इसका पीडीएफ आपको जब कल हम 20 के 20 क्वेश्चन कर लेंगे, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। अगर कहीं पर भी किसी को कोई भी डाउट आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।